हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए भैया, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं उन सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए, यानी यूं कहें कि बोर्ड एग्ज़ाम में भाई 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए सभी सब्जेक्ट में हम भाई इस टाइम मॉडल पेपर को देख रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट आज का ये वीडियो पूरा देख लेता है तो ये मान के चलिए आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर जैसा आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा उसकी पूरी गारंटी है, पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। यानी A to Z पूरे नॉलेज आपको होने वाला है कि आखिर में हमारे बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा। और इस पेपर के जो भी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं सारे के सारे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में सीधा आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो पेपर है वो है 801 HC कोड का ये हमारा पेपर रहने वाला है। आप लोग इसको देख सकते हैं। और फिलहाल इसमें जो बेसिक चीज़ ये है पेपर की कि ये पेपर हमारा 70 अंक का होता है, जिसको हम लोगों को 3 घंटे 15 मिनट के अंदर समाप्त करना होता है। मतलब 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको अपना पूरा पेपर कर लेना है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पूरे पेपर में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत के जो 15 मिनट मिलेंगे उसमें आपको पेपर पढ़ लेना है और इसके बाद बचे हुए 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस पेपर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण कह सकते हो या फिर इस पेपर में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है और जिनके आंसर यदि आपको पता है तो उनका आंसर आप देने का हमें प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमारा खंड ये आ है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित है। तो आपको ये बताना है कि इन 4 में से ऐसा कौन सा देश है जो कि केंद्रीय शक्तियों से सम्मिलित है। ठीक है, या फिर केंद्रीय शक्तियों से सम्मिलित था। तो देखिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जर्मनी। यानी जो हमारा जर्मनी था ये केंद्रीय शक्तियों से सम्मिलित देश था हमारा। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप तीसरा बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है, और जिन लोगों को इसका राइट ऑप्शन पता था तो अगर आप कमेंट कर देंगे हमसे बताने से पहले तो हम आपकी कमेंट को लाइक भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन का आप हमें राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, तो वियना कांग्रेस द्वारा, ठीक है, बुर्बो वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, जिनको आंसर पता है वो हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो हमारी ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था है, ठीक है, ये हमारी कहाँ पर स्थित है। तो भैया अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी अमेरिका में स्थित है। अब अमेरिका में देखिए ऐसा कौन सा कह सकते हो जगह है जहाँ पर हमारे ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था स्थित है। तो मैं आपको बता दूं न्यू हैम्पशायर। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि अमेरिका में कहाँ पर ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था स्थित है, तो आपको याद कर लेना है न्यू हैम्पशायर। ठीक है, न्यू हैम्पशायर एक जगह है जहाँ पर आप लोगों का ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था कह सकते हो स्थित है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1914। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था वो हमारा 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यानी 1914 ईस्वी में हमारा प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और किस डेट को हुआ था तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये हमारा मे भी 12 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 12 अक्टूबर 1914 या 1914 में।
तो फिलहाल यहाँ पर हमसे केवल पूछा गया है किस वर्ष में हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ। तो आर्थिक महामंदी जो पूरे विश्व में आई थी वो किस वर्ष में आई थी, ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाने वाला है 1919 में। ठीक है, मैं भी यहाँ पर आपका 1919 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1919 लगा लेंगे कि आर्थिक मंदी का प्रारंभ जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, या फिर 1919 में होगा या फिर आप लोगों का 1929 होगा। तो आपको हमें ये कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो जो लोग कमेंट करके बताएंगे फाइनली उनकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, इस दिल वाली इमोजी के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो हमारा मानव अधिकार दिवस है ये आप लोगों का कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में, ठीक है, प्रांत का मतलब होता है किस राज्य में, किस स्टेट में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, प्रांत का मतलब क्या होता है, राज्य। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप नज़र डालेंगे इस पेपर पर, तो इस पेपर में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पंजाब दे रखा है, उत्तर प्रदेश के मैदान दे रखा है, हरियाणा दे रखा है और उत्तराखंड दे रखा है। तो इस वाले प्रश्न का यानी सीढ़ीदार सोपानी जो खेती की जाती है वो आप लोगों की उत्तराखंड में की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। चलिए इसके बाद आप अगला क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे कि 8 का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है कि काली मिट्टी जो आपकी होती है बेसिकली वो 2 राज्यों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहला तो होता है गुजरात, ठीक है, सबसे पहला होता है गुजरात और दूसरा आप लोगों का होता है कर्नाटक होता है। इसके बाद और मैं आपको बता दूं तो इसके बाद आप लोगों का एक और राज्य होता है कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इन 3 राज्यों में क्या होता है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो राइट ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर दिख रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यानी गुजरात जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कपास जो होता है, कपास को बोने के लिए या फिर कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है कपास की खेती के लिए। तो देखो यहाँ पर हम अगर बताएं सिंपल से एक आंसर, तो भैया काली मिट्टी जो होती है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो यही बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखो रबी की फसल की अगर बात करें तो आप लोगों को याद कर लेना है कि जौ होता है ये हमारा रबी की फसल है, जो गेहूं हमारा होता है ये हमारी रबी की फसल है। तो बेसिकली 2 तो याद ही रखने हैं कि भैया जो हमारा जौ होता है, जौ जो होता है ये हमारा रबी की फसल है। इसके अलावा जो हमारे गेहूं होते हैं ये हमारी रबी की फसल होती है। तो बेसिकली इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिख जाता है तो आपको वही सही लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमको जौ दिख रहा है। तो बेसिकली यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी रबी की फसल इनमें से कौन सी हमारी है, जौ जो हमारी है ये हमारी रबी की फसल है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो देखो खरीफ की फसल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों की गेहूं जो कि रबी की फसल है ये भी नहीं होगा, सरसों भी नहीं होगा, चना भी नहीं होगा और आपका जो धान है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी जो हमारी धान होती है ये हमारी खरीफ की फसल होती है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो देखिए श्रीलंका में एक बहुसंख्यक वर्ग हमारा पाया जाता है। अगर मैं बताऊं कौन सा है तो भैया सिंहली जो हमारा है, सिंहली, ठीक है, सिंहली, सिंहली जो है ना ये हमारा बहुसंख्यक वर्ग होता है जो कि श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 को नोट करेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो किन किन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं लागू है या फिर नहीं चलाई जाती है, तो वो कौन से देश हैं। तो बेसिकली एक ऑप्शन आपको बताना है, पर मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहला तो चीन होता है, दूसरा हम लोगों का श्रीलंका होता है। ठीक है, तो श्रीलंका कह लो, ठीक है, या तो चीन कह लो। तो इन दोनों में ही क्या है कि संघात्मक शासन नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हम लोगों का हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं लागू है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे और 14 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है आप हमें बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 14 दे रखा है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में भारत में कितने संघीय राज्य हैं वो आपको बताने हैं। तो भारत संघ में मतलब कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, आपको वो बताने हैं। 9 हैं कि 7 हैं कि 8 हैं कि 10 हैं। ठीक है, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको बताने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही, बहुत आसान क्वेश्चन है कि हमारे भारत में प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा 14 का डी नंबर है यानी ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर आगे की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की, और देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हर पेपर में आपके पूछा जाता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो मतलब कि जो अधिकारों का विभाजन होता है वो किन चीज़ों के बीच में होता है। मतलब कि जो अधिकार हमारे हैं, ठीक है, अधिकार की अगर मैं बात करता हूँ तो अधिकार की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अधिकार का जो विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य जो सरकारें होती हैं उनके बीच में होता है। ठीक है, केंद्र सरकार को कुछ अलग प्रावधान दिए जाते हैं, वहीं जो हमारे राज्य सरकार होती है उसको कुछ अलग प्रावधान दिए जाते हैं। को केंद्र एवं राज्यों के मध्य में क्या होता है, अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन जो होता है वो किनके मध्य में होता है, तो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमको बिल्कुल सही लगा लेना है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है जिसको आप पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर क्या है आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो वस्तुओं का जो अधिकतर प्राकृतिक प्रक्रिया का जो उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से होता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 नंबर हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र जो हम लोगों का होता है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो सेवा क्षेत्र जो हमारा होता है ये भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है आपको ये बताना है। तो देखिए जो हमारा सेवा क्षेत्र होता है इसको बेसिकली हम लोग तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं, तो इस वजह से इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर केवल आपका सन दे रखा है कि 1935, 1945, 1955, 1965 में, बट अगर मैं बात करूँ जो हमारा दिन था तो दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल को हुई थी। ठीक है,
1 अप्रैल वर्ष था यानी ईस्वी थी आप लोगों की 1935। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 1935 ईस्वी दे रखा है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, तो यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये वर्ष 2005 यानी 2005 यानी कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का कि कौन से दिन कह लो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। देखिए दिवस वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा तो पूछे नहीं जाते हैं, बट कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं दिवस से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा गया कि कौन से दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद कर लेना है भाई कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमारा कब मनाया जाता है? जो 24 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे 24 दिसंबर जो हमारी डेट होती है, इस डेट को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और सूचना का जो अधिकार अधिनियम है भैया ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो ये भी आपको इसका डेट भी याद कर लेना है। और इस तरीके से अगर हम बात करें इस पूरे पेपर के, तो 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे वो क्वेश्चन तैयार होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना और रिवीजन तो करते ही रहना है आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद चलिए फिर हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में भाई 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को कोई भी अगर डाउट है कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर वालों में, तो उन सारे लोगों का डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। और कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा डाउट आपका यहाँ पर अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि वर्णनात्मक प्रश्नों में कौन से प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल आते हैं 4 नंबर के। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल 4 पूछे जाते हैं। कितने? 4 पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल 16 नंबर के हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं तो चलिए उसको भी बताएंगे। और इसके अलावा जो प्रश्न में पूछे गए क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि जो हमारी फ्रांस की क्रांति थी ये कब शुरू हुई थी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रमुख कारण जो होते हैं, अगर आप उसको बता देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली पहले चैप्टर से हमारा क्वेश्चन पूछा गया यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आप सभी लोगों को पता है कि सोशल साइंस के हमारे 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद, तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अगर कोई भी स्टूडेंट इतिहास के 3 चैप्टर अच्छे तरीके से कवर कर लेता है तो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, एवरी क्वेश्चन आपका एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन आए कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी और इसके प्रमुख जो कारण हैं आपको वो बताने हैं। और यदि क्वेश्चन आपको ये नहीं आता है फिर पेपर में दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब प्रारंभ हुआ था और वो क्यों प्रारंभ हुआ था, उसके कोई 3 परिणाम आपको बताने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो हमारे संसाधन हैं इनको हमको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, और इसके 3 कारण आपको स्पष्ट करने हैं। भूगोल से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जियोग्राफी का हमारा ये क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और 3 कारण देकर आपको इस क्वेश्चन को स्पष्ट करना है। ठीक है, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है और 2 आते हैं पेपर में, 1 करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं
और इसे रोकने के लिए कोई 4 आपको उपाय बताने हैं। तो एक्चुअल में भूक्षरण होता क्या, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि भूक्षरण का मतलब होता है कि भूमि जब अपने स्थान से एक स्थान को छोड़ देती है तो वह स्थान खाली हो जाता है, और उसी प्रक्रिया को हम लोग भूक्षरण कहते हैं। मतलब मिट्टी अपने स्थान को छोड़ देती है या फिर मिट्टी अन्य किसी भी यंत्र के द्वारा बाहर खींच ली जाती है, तो बेसिकली वो हमारा भूक्षरण होता है। तो इसको रोकने के आपको क्या उपाय होते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चंस थे, और स्टार्टिंग के ये 2 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। और आप सभी लोगों को पता है कि भैया हर एक भाग से क्वेश्चन आता है। जैसे कि पहले 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए, दूसरे 2 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से आए, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स से आएंगे, और फिर इसके बाद आपके सिविक्स से पूछे जाएंगे, यानी कि नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी होती है, व्याख्या करके आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 प्रश्न आए हैं, नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है, आपको व्याख्या करके इसको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि करके आपको बताना है, और कैसे आप करेंगे इसके लिए आपको कारण बताने हैं, रीज़न बताने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए, इसके बाद अगर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 में भैया 2 प्रश्न आए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन आपके सिविक्स से पूछे गए हैं। सिविक्स मतलब अर्थशास्त्र से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिएगा। यानी कि विदेशी व्यापार जो होता है कह सकते हो ये एकदम उभर करके कब आता है, तो आपको इसके 3 सुझाव देने हैं। इसके बाद अथवा में प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक गतिविधियों के रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं इनको रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न को आपको नोट कर लेना है, तैयार कर लेना है, और इजीली इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे बुक में, रेफरेंस बुक में, यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर सर्च करके आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको स्वयं से ढूंढने पड़ेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे जितने भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे सारे समाप्त हो चुके हैं, और जो मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको बताए हैं ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर तैयार करना, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन फिर यहाँ से आपके देखिए स्टार्ट होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पेपर में 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन 4 आते हैं और 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन 4 आते हैं। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन 16 नंबर के और 6 नंबर वाले क्वेश्चन 24 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का होता है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी नज़रों को डालिएगा और यहाँ देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में भाई 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हर बार प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। और मैं यह कह दूं कि यही क्वेश्चन जो होते हैं जो प्रीवियस ईयर वाले वही आपके पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिकली भूगोल से पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि गन्ना जो है इसके उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक जो दशाएं होती हैं, कह सकते हो कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो गन्ना की खेती के लिए गन्ना की खेती को उपजाऊ बनाती हैं, गन्ना की खेती के लिए ऐसी कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लेना, नोट कर लेना, तैयार कर लेना, रिवीजन भी करना है आपको आगे चल के, ठीक है। तो इसको अच्छे से इसकी नोट्स तैयार कर लेनी है। इसके बाद अथवा में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। मतलब कि जो हमारा भूमि संसाधन होता है इससे आप क्या समझते हैं। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्वों का आपको वर्णन करना है, ठीक है।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। भूगोल के ही दोनों क्वेश्चंस हैं और दोनों में से कोई एक आपको पेपर में करना है, पर तैयार आपको बोर्ड के लिए दोनों ही करने हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद कर लेनी है, एवरी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें भैया हमारे 2 प्रश्न पूछे गए हैं 6 नंबर के, और ये हमारा पोर्शन जो है हिस्ट्री यानी इतिहास का पोर्शन है। तो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था और इस आंदोलन की किन्हीं 2 कारणों की विवेचना करनी है। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा इतिहास का 2nd चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें अधिक से अधिक जो प्रश्न है ना वो महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन चलाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ठीक है, और असहयोग आंदोलन, ठीक है, दांडी यात्रा, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड। तो मतलब पूरा का पूरा चैप्टर कह लो गांधी जी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का कि असहयोग आंदोलन जो था वो कब चलाया गया था और इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की आपको विवेचना भी करनी है। मतलब कि इसके कोई 2 ऐसे कारण बताने हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन चलाया गया था। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा में आप तैयार करेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि जो हमारी विश्व अर्थव्यवस्था होती है ये क्या है, इसके कारण बताने हैं और ये किन्हीं 2 कारणों का इसमें से उल्लेख भी करना है आपको। तो ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है और ये हमारे भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर का है, ठीक है, यानी हिस्ट्री का 3रा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है। संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर करके आपको अंतर स्पष्ट करके आपको बताना है। तो बेसिकली आपको अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं यानी डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो संगठित और असंगठित क्षेत्र होते हैं, ये प्रश्न 100% कह लो, 101% कह लो या 99% कह लो, आपको जरूर देखने को मिलेगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं और संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर आपको स्पष्ट करने हैं, ठीक है। चलिए अगर अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 पर 12 अक्टूबर 2005 में हमारा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। तो बेसिकली ये 12 अक्टूबर 2005 में जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो लागू किया गया था, इस पर आपको बेसिकली संक्षिप्त में टिप्पणी देकर के इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपको चाहो तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो बना करके, वरना लेख जो हमारा निबंध होता है उसकी तरह भी इस क्वेश्चन के आंसर को आप दे सकते हैं और कम से कम 2 पन्ने का आंसर आपको ये तैयार करना पड़ेगा। एवरी लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 2 पन्ने तक आपको लिखने पड़ेंगे बोर्ड की कॉपी में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, तो आप पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विकेंद्रीकरण क्या है, कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है इसके बारे में बताना, इसकी कह सकते हो ये होता क्या है, इसकी परिभाषा तो होती नहीं है वैसे। बेसिकली क्या होता है कि ये विकेंद्रीकरण क्या है, या फिर कह लो संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। परिभाषाएं तो साइंस में होती हैं, आप लोगों की सोशल साइंस में परिभाषाएं टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। बेसिकली आपको चीज़ें होती क्या हैं ये आपको क्लियर करनी होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही विकेंद्रीकरण क्या है आपको ये क्लियर करना है और भारतीय संविधान में इसकी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनमें से किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का या फिर 4 का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, 4 आपको पॉइंट बना लेने हैं और जैसे ही आप 4 पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर आपको लिखते जाना है, ठीक है। पॉइंट बना लेने हैं 4 और उसके अंदर आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है जिसको मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर हमारा अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक दल क्या तात्पर्य है, यानी राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। मतलब कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होता है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है।
तो वो आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो राजनीतिक दल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, फिर लोकतंत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। बेसिकली लोकतंत्र अगर मैं बात करूं तो ऐसा देश जहां पर लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, लोगों के अकॉर्डिंग सरकार कार्य करती है, उसको हम बेसिकली लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो हमारा भारत देश है ये हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर सारी चीज़ें जो होती हैं जनता के अकॉर्डिंग होती हैं, पर कहने के लिए होती हैं। लोकतंत्र तो हमारा यही कहता है कि भैया ऐसी सरकार जहाँ पर जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताना है कि राजनीतिक दल क्या होता है और राजनीतिक दल में लोकतंत्र की क्या भूमिका होती है, ये लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, ये आपको स्पष्ट करके बताना है। ठीक है, और इतने कर लोगे तो यहाँ से आपके 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। और अब यहाँ से जो आपके स्टार्ट होंगे स्टूडेंट पेपर में, वो मानचित्र के क्वेश्चन होंगे, मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। और मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 10 नंबर के आते हैं। और देखते हैं कि भाई साहब कैसे कैसे मैप वर्क में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहली चीज़ क्लियर कर देता हूं कि भूगोल से और इतिहास से मानचित्र पूछा जाता है टोटल 10 नंबर का। तो जिसमें सबसे पहली प्रश्न संख्या आती है 9A, और इसमें हमारा पूछा जाता है मानचित्र इतिहास से। किससे पूछा जाता है? इतिहास से। ठीक है, तो 5 नंबर का आता है, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है कि गुजरात काव्य स्थान, ठीक है, गुजरात काव्य स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। ठीक है, तो गुजरात काव्य स्थान नहीं होगा, गुजरात का वह स्थान होगा। तो गुजरात का वह स्थान जहाँ पर किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, आपको उस स्थान का नाम बताना है। और बेसिकली उस स्थान को आपको अपने भारत के मानचित्र पर भर करके दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को तैयार करेंगे, मानचित्र वाले क्वेश्चन को, कि वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहां शहीद हुए थे तो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। और इस पेपर के एवरी क्वेश्चन कह लो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मानचित्र वाले क्वेश्चन नहीं पता कि कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, तो उनके लिए डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मानचित्र वाले क्वेश्चन को भरना कैसे, मैं आपको वो भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। कि जैसे कि आपको जो भारत का मानचित्र होता है, ठीक है, अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूँ तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा होता है, बना दिया ऐसे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे भारत की राजधानी क्या होती है, हाँ भारत, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, या फिर भारत की राजधानी जो न्यू दिल्ली होती है तो वो यहाँ पर पड़ती है। तो बेसिकली दिल्ली को हमको ऐसे भर देना है डॉट डॉट करके, और यहाँ पर नई दिल्ली लिख देना है जो कि भारत की राजधानी है। ठीक है, भारत की राजधानी। और ऐसे ही करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9B की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सॉरी, मैं एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पर, पेपर में आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, पर यहाँ पर इस पेपर में केवल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो थोड़ी सी एक क्वेश्चन नहीं दिया गया है, कम दिया गया है, जिसको कह सकते हो कि मिस्टेक हो गई होगी टाइप करने में। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आपका अगले पेपर में मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा करके दिया करूँगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के जो अभी तक की क्वेश्चन है इसको नोट करिएगा, अच्छे से एकदम तैयार करिएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ जियोग्राफी के क्वेश्चन, जियोग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र, आपको इस चिन्ह द्वारा भारत के मानचित्र पर नाम सहित दर्शाना है। ठीक है, किसको? तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र। इसके बाद अरावली जो पर्वत है इसको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ठीक है, किसमें दर्शाना है? तो भाई साहब आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तीसरा क्वेश्चन है कि तापी नदी को आपको कुछ इस तरीके से यानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है भारत के मानचित्र पर। ठीक है, यानी इंडिया के मैप पर। और चौथा क्वेश्चन है कि हीराकुंड जो बांध है उसको कुछ इस चिन्ह के द्वारा आप लोगों को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तो इस तरीके से इस पेपर में जो भी पूरी संपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। MCQ आते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं,
अब वर्णनात्मक प्रश्न में कैसे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और मानचित्र से कैसे कैसे भूगोल और इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी जानकारी आज के इस क्लास के अंदर आपको पता चल गई होगी। और यदि आपको सभी सब्जेक्ट की कुछ इसी तरीके से मॉडल पेपर चाहिए हैं जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जल्द ही हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो आप सभी के लिए कुछ बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो फिलहाल आपको दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक वीडियो को शेयर करना है, क्लासेस को शेयर करना है, ताकि जल्द ही 1 लाख फैमिली हमारी कंप्लीट हो। और जैसे ही 1 लाख फैमिली कंप्लीट होगी, जल्द ही हम कुछ आपके लिए नया प्रावधान करेंगे जिससे कि आपको और भी चीज़ें अच्छी तरीके से प्राप्त हो सकें। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिलहाल आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। गुड।